वीडियो में स्टडी किया था अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में हमने एक पूरा डायग्राम देखा। फिर हम बात कर रहे हैं किस तरह की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में हो सकती हैं, जिसमें हमने 2 पॉइंट के बारे में स्टडी किया था पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जिसमें हम क्या करते थे कि जब हम किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस डालते थे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती थी। ऐसे ही हम बात कर रहे थे पायरो इलेक्ट्रिसिटी के केस में, जिसमें जब हम उसके ऊपर उसको हीट करते थे पोलर क्रिस्टल्स को, तो उसके अंदर क्या होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। अगला पॉइंट जो हमें स्टडी करना है यहाँ पर वो है हमारा फेरो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है कि इन द केस ऑफ द फेरो इलेक्ट्रिसिटी इन सम जो हमने पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टलों के बारे में स्टडी की थी, द डायपोल्स आर परमानेंटली पोलराइज्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी नहीं है इवन, तब भी ये क्या रहते हैं, एक परमानेंट पोलराइज की तरह काम करते हैं। तो ये स्पेशली होता है इन सम पाइजो electricity lattice. The dipoles are permanently polarized. परमानेंटली पोलराइज यानी कि जो इसके डायपोल्स होते हैं वो परमानेंटली पोलराइज्ड होते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ द absence of the electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर अप्लाई नहीं होता उस वक्त भी क्या करते हैं, ये एज अ वर्क करते हैं पोलराइज सब्सटेंस की तरह, और इनके पोल्स जो होते हैं हमेशा क्या रहेंगे, वो हमेशा पोलराइज्ड रहेंगे। अगला पॉइंट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है कि ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो डायरेक्शंस होगी इसके पोल्स की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऑन अप्लाइंग electrical field the direction of polarization changes। मीन जब आप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इसकी जो डायरेक्शन होती है पोलराइजेशन की वो बदल जाती है। अब आप एक सिमिलरिटी तलाश करें कि कैसे, जैसे हमने यहाँ पे पहला वर्ड इस्तेमाल किया है फेरो, तो व्हाई इट इज़ हैपनिंग विद फेरो। फेरो को हमने स्टडी किया था पिछली बार इन मैग्नेट के केस में, जब हम सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम हमने इसके बारे में स्टडी किया था। तो दीज एनालॉजी जो होती है ये किसके साथ रिसेंबल कर रही है, फेरोमैग्नेटिज्म के साथ। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के रिसेंबल्ड विद द फेरोमैग्नेटिज्म इट इज आल्सो कॉल्ड फेरो इलेक्ट्रिसिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड फेरो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दिस रिसेंबल्स विद फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, ये डोमेन्स होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे कैन स्टार्ट फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी, और दे सम टाइम व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो वहाँ पर इसके जो पोल्स होंगे वो कम्प्लीटली क्या होंगे, पोलराइज स्टेट में रहेंगे। अंडरस्टैंड। अगले पॉइंट में हम तो मैं इसे रब कर देता हूँ और हम अगला पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। अगला पॉइंट क्या है, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, द सिमिलर कंडीशन अप्लाइड ओवर हियर। और इस बार ये जो है हमारे पास फेरो मैग्नेटिज्म, फेरो इलेक्ट्रिसिटी, ये बन जाएगा एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी एज इट वाज डन बिफोर। ठीक है, तो इन सम क्रिस्टल्स क्या होता है, द डायपोल अलाइन इन सच अ वे दैट दे अल्टरनेटली point up and down so that the crystals does not process any net dipole moment, और just because of that उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो पाती,
फ्लो नहीं कर पाती और वो क्या हो जाते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इवन अल्टरनेटिवली मतलब वन इज स्पिन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इन दिस कंडीशन क्या होगा कि जो सब्सटेंस होंगे उनकी जो स्पिन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई ना ही मैग्नेटिक मोमेंट्स जनरेट हो पाता है और ना ही उसको उसमें केस में क्या होगा कि यहाँ पर ना ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल मोमेंट नज़र आता है। इट इज़ हैपन इन सम ऑफ द केसेस इन सम क्रिस्टल्स। ठीक, और ये अल्टरनेटली क्या होते हैं, पॉइंट एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसका एक एग्जांपल है लेड जिरकोनेट। जिरकोनेट फॉर्मूला होता है PbZnO3। यस, दिस इज द फॉर्मूला PbZnO3। PbZn नहीं, जिरकोनेट, जिरको, इसका फॉर्मूला होता है PbZrO3 और Pb जिरकोनेट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ Pb जिरकोनेट। और इस तरह के सब्सटेंसेस जो होते हैं इनके क्रिस्टल्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो अल्टरनेटली अरेंज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को स्टडी करना है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आपने नाम सुना होगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मीन्स कि कोई सब्सटेंस हो जिसको हम सुपर कंडक्टर बोलेंगे जब ये क्या करता है, ऑफर्स नो रेजिस्टेंस। यानी कि जब आप किसी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा रहे हैं किसी सब्सटेंस से और वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऑफर ना करे, यानी कि आप उसके अंदर फ्लो कराते वक्त कोई भी परेशानी ना आए और इलेक्ट्रिसिटी जितनी आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजी है वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी वन पॉइंट टू लास्ट पॉइंट पहुंच जाए, तो ऐसे कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। एंड वी नो, अभी तक जितनी रिसर्च है हमने ऐसे कंडक्टर्स बनाए जरूर हैं जो बहुत हद तक एज अ प्योरली काम करते हैं और उनका क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। बट यहाँ तक अभी तक रूम टेम्परेचर पे कोई भी ऐसा कंडक्टर बनाया नहीं गया है जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पहुँचा दे और उसके बीच में उसका कोई भी कंजप्शन ना हो या उसके बीच में कोई भी रिडक्शन रिस्ट्रिक्शंस ना आए। ठीक, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। फिर सुपर कंडक्टर्स आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रांसमिशंस, यानी कि जो सुपर कंडक्टर जिन्हें हम बोलते हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रांसमिशंस में होता है, बिल्डिंग्स में होता है और सुपर मैग्नेट्स वगैरह बनाने में होता है। ठीक, जिनको हम रूम टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं। और इसको पहली बार जो ऑब्जर्व किया था कैमरलिंग ऑन्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था इन मरकरी एट 4 केल्विन। ठीक, तो पहला पॉइंट है हमारे पास कि ये सुपर कंडक्टर्स आर दोज materials or conductors which offers no restrictions in flow of electricity. When the electricity is supplied, तो ये कोई भी restrictions उसके वे में offer ना करते हैं। ठीक है, the second point is there is no such superconductor. There is no such superconductor exist at room temperature. मीन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें जो कि हमारे यहाँ पर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 298 केल्विन होता है, तो अगर उस टेम्परेचर पर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कोई भी कंडक्टर ऑन दिस टेम्परेचर डू नॉट बिहेव इन दैट वे। ठीक है, और फिर दिस सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं किस में यूज़ किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशंस में यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में यूज़ किए जाते हैं
दूसरा पॉइंट होता है कि अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम करते हैं इनका बिल्डिंग्स में, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए। दूसरा सुपर मैग्नेट बनाने में, एक्सेट्रा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल की बात की थी कि एक साइंटिस्ट थे कैमरिन्स, इन्होंने 4 केल्विन पर मरकरी के अंदर इस सुपर कंडक्टिविटी को नोटिस किया था। ठीक, तो इस चीज़ को भी याद रखना है क्लियरली। अंडरस्टैंड, these points are very important for the point of view of examination because superconductor is like a rising business right now, और इंडस्ट्रीज़ में ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सकता है और किया जा रहा है एक्चुअली, जिन चीज़ों से फ्यूचर को और भी एडवांस बनाया जा सके। तो सुपर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैंने लिख दी हैं, आप उन्हें ध्यान से देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग इज़ टू मेक अ फ्लैश कार्ड, तो छोटे छोटे कार्ड्स बनाया करें और जो उनकी मेन प्रॉपर्टीज है, जैसे स्टार्टिंग में कार्ड की फर्स्ट साइड में हम लिख सकते हैं कंडक्टर, उसकी दूसरी साइड में लिख सकते हैं कि वो कितने टाइप के होते हैं। ऐसे ही हमें एक सेपरेट, जैसे फॉर एग्जांपल सुपर कंडक्टर की बात की तो हम उसका एक साइड लिखेंगे और दूसरी साइड लिखेंगे कि नो रिस्ट्रिक्शन इन फ्लो होगा, और ये ऐसा कोई कंडक्टर अभी एग्जिस्ट नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर, और ये इनके जो यूजेस हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन और बिल्डिंग्स और सुपर मैग्नेट एक्सेट्रा में बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो कैमरिन्स जो है इन्होंने क्या किया था, 4 केल्विन पर मरकरी के अंदर इस प्रॉपर्टीज़ को नोटिस किया था। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज़ दैट यू रियली नीड टू कीप इन योर माइंड एंड स्टडी वेल।